हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, इस बार की BCTQ प्रोग्राम में हमने SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज टारगेट किया है। इस प्रोग्राम से आप अपनी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यह प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इससे बच्चे अपना माइंडसेट तैयार कर सकते हैं कि SSC किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, SSC में आए हुए फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बार बार SSC में रिपीट होते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है एक बच्चे की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो आज का सेशन है वो किस पर रहने वाला है। देखिए, सर्वेइंग इंजीनियरिंग में SSC ने जो 28 और 29 अक्टूबर 2020 को जो पेपर कंडक्ट कराए हैं उसके यहाँ कंबाइंड क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है और सर्वे के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आए हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करके देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। डिप ऑफ ए मैग्नेटिक निडल एट इक्वेटर एंड पोल इज रेस्पेक्टिवली। सो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि व्हाट इज डिप। देखिए, बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है और उसका एक डेटा पूछा है कि इक्वेटर और पोल्स पर डिप की वैल्यू क्या होती है। तो डिप एक्चुअली क्या होता है, जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, फ्रीली लटकाया जाता है, तो यहां पर एक्सिस ऑफ मैग्नेट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मैग्नेट वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में कितना एंगल बना रही है। ठीक है, दिस इज द मैग्नेट और इसको इसके CG से फ्रीली हमने क्या किया है, लटकाया हुआ है। अब हमको ये चेक करना है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में अगर हम इस मैग्नेट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करें, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये ऐसे मान के चलिए कि एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने फ्रीली लटकाया हुआ है किसी सपोर्ट से और ये अपने आप को मैग्नेटिक फ्लक्स या उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तो अब इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में, उस जगह के हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, चाहे वो 0 भी हो चाहे वो 90 हो, बट कुछ ना कुछ ये एंगल बना रहा होगा। तो उस एंगल को, उस वर्टिकल एंगल को, और ये एंगल कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनाएगा तो एक वर्टिकल एंगल बनेगा, प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में एक एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे डिप। तो लेट्स सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट व्हिच इज फ्रीली सस्पेंडेड थ्रू ए सपोर्ट थ्रू इट्स CG। नाउ अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन और जो वर्टिकल एंगल बना हुआ है एक्सिस ऑफ मैग्नेट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में जो एंगल बना हुआ है वर्टिकल एंगल, इसको हम बोलते हैं डिप। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप। तो अब पूछा है कि इक्वेटर और पोल पर इस डिप एंगल की वैल्यू क्या होती है। तो देखो यहां पर दिस इज द अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, एंड दिस इज इक्वेटर, नाउ इस इक्वेटर पे हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शन देखनी है। तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते हैं या टेंजेंशियल प्लेन की बात करते हैं, दिस टेंजेंशियल प्लेन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहां पर इक्वेटर पे आपने क्या बनाया, इक्वेटर पे आपने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी एंड ये टेंजेंशियल लाइन जो है इस इक्वेटर पर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शन को डिनोट कर रही है। ठीक है, नाउ अब आपको एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करना है, तो दिस इज द सपोर्ट। देखिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और इस तरह से आप मैग्नेट को सपोर्ट करके और इसके CG से जब लटकाओगे तो मैग्नेट की जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कैसे है, पैरेलल। तो जब आप इक्वेटर पर इसको होल्ड करोगे तो यहां पर डिप एंगल कितना बन रहा है, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो डिप एंगल हो जाएगा इक्वेटर पर 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। नाउ अब हम पोल्स की बात करते हैं। तो पोल्स पे सेम कंसर्न, पहले हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शन देखनी है। तो किसी भी पॉइंट पर जब हम कोई टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल लाइन है उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शन को शो करेगा। दूसरी बात, जब हम मैग्नेट को इस जगह पर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो इस तरह से हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, यहां पर फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, सॉरी। तो मैग्नेट क्या करेगा, इस जगह के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा और वो नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। तो देखो यहां पर एक्सिस ऑफ मैग्नेट जो है वो कितना एंगल बना रही है,
पोल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में एक्सिस ऑफ मैग्नेट जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो डिप एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इक्वेटर पर डिप एंगल की वैल्यू होती है 0 डिग्री और पोल्स पर ये वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेटर पर 0 डिग्री एंड पोल्स पर 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स क्या हैं करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, कंटूर लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कंटूर लाइंस की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको क्या करनी है, रिमाइंड करनी है, याद रखनी है। तो देखिए पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 दे रखा है कंटूर लाइंस क्रॉस वैली लाइन एट 90 डिग्री। एग्जैक्टली कंटूर लाइंस जो होती हैं वो वैली लाइन और रिज लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नाउ कंटूर लाइंस क्रॉस रिज लाइन एट 90 डिग्री, अभी बस डिस्कस किया है कि कंटूर लाइन जो है वो वैली लाइन और रिज लाइन दोनों को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ कंटूर लाइंस आर वाइडली स्पेस्ड वेयर ग्राउंड हैज स्टीप स्लोप। देखिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो हमारा चला जाएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट पूछा है, फॉलोइंग इज आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ट्रू सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रू कि कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3, 1, 2 और 3 एंड 1 एंड 2, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट कुछ प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा देख लेते हैं और क्या किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ से कंटूर से। देखो तो कंटूर क्या होते हैं, देखो यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा है, जैसे वैली लाइन को 90 डिग्री पर कट करता है, रिज लाइन को 90 डिग्री पर कट करता है, ऐसी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कंटूर क्या है, कंटूर आर द इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द पॉइंट हैविंग इक्वल आरएल। तो जितने भी अर्थ पर पॉइंट है जिनके आरएल इक्वल है उनको मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, कंटूर बोलेंगे, जो इक्वल आरएल को क्या करेगी, मिलाएंगी। इमेजिनरी लाइंस हैं और ये इमेजिनरी लाइन इक्वल आरएल वाले पॉइंट्स को, जिनका रेड्यूस लेवल इक्वल है, ऐसे पॉइंट्स को जब मिलाएंगी तो उसको हम कंटूर बोलेंगे। कंटूर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मैप को बनाने के लिए, क्योंकि एक 2D मैप में हम ये नहीं बता सकते कि इसकी जो थर्ड डायमेंशन है कि डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इस तरह की थर्ड डायमेंशंस को हम कंटूर की मदद से बता सकते हैं। टेरेन की जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी का मतलब है कि किस यहाँ पर कहाँ तो पहाड़ है, कहाँ कोई डिप्रेशन है, कहाँ पर कैसा स्लोप है, इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए कंटूर मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कंटूर्स जो एक कंटूर सेट जो है वो थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 2D में हम लेंथ विड्थ को बता सकते हैं, लेकिन जो थर्ड डायमेंशन होती है, डेप्थ है या हाइट है, उसको कैसे मेंशन करें, तो इसके लिए कंटूर ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है, कंटूर मैप को यूज़ किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, जैसे किसी हिल को आपको रिप्रेजेंट करना है, ये हिल है, तो लेट सपोज दिस इज 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर एंड 140 मीटर एंड 140 मीटर। तो डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो 100 मीटर का कंटूर है वो सबसे बाहर होगा, दिस इज आउटर मोस्ट। तो ये है इसका टॉप व्यू, ये क्या है, ये इसका एलिवेशन है एंड दिस वन इज टॉप व्यू। टॉप व्यू को हम दूसरे कलर से बना देते हैं, दिस इज टॉप व्यू। ठीक है, ये 100 मीटर का कंटूर है। इसके बाद में आप 120 मीटर का जब कंटूर बनाएंगे तो इसका सपोज लेट इसका ये टॉप व्यू आ रहा है, तो 100 मीटर, 120 मीटर, ऐसे ही आप जब बनाओगे तो 140 मीटर। दिस इज द कंटूर सेट विच रिप्रेजेंट्स ए हिल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिल। अब इसकी लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे बनेगा, हिल के लिए जो कंटूर सेट है उसमें कंटूर की जो वैल्यू है इनसाइड दी कंटूर सेट इंक्रीज हो रही है, आउटसाइड टू इनसाइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इस तरह के सेट या इस तरह का कोई भी मैप में इस तरह का सेट है जिसमें कंटूर की जो वैल्यू है वो बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो वो एक हिल को रिप्रेजेंट करेगा। सेम मैनर में
अगर हम किसी डिप्रेशन की बात करें, लेट्स सपोज दिस इज ए डिप्रेशन, वही कंसर्न है 100 मीटर। ऑब्वियसली नीचे वाले पॉइंट का RL कम होगा और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी RL बढ़ता जाएगा, 120 मीटर एंड 140 मीटर। तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ये क्या है, एक हिल है, ये क्या है, एक डिप्रेशन है, कोई पॉन्ड है, लेक है, किसी भी तरह का डिप्रेशन है। तो अगर आप इसके लिए कंटूर बनाना चाहते हो तो यहां पर 100 मीटर वाला जो है वो सबसे अंदर होगा, 120 मीटर इसके बाहर होगा एंड 140 मीटर इसके बाहर होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐसा कंटूर सेट जिसमें कंटूर वैल्यूज जो हैं, कंटूर के जो RLs हैं वो बाहर से अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक डिप्रेशन को डिपिक्ट कर रहा है, एक डिप्रेशन को शो कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, कंटूर लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती या नहीं करती हैं, बट किसी एक स्पेशल केस में ये क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कंटूर लाइंस इन दोनों सेट में आपको इंटरसेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रही है। दूसरा, अगर आप इसको गौर से देखें तो एक क्लोज लूप बना रही है। तो कंटूर लाइंस जो हैं हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती केवल एक केस के अलावा, और वो केस है ओवरहैंगिंग क्लिफ, या फिर दूसरा केस और है उसी के सिमिलर, एक केव पेनिट्रेटिंग इनटू ए हिल। एक केव के लिए भी वो इंटरसेक्ट कर सकती है। जैसे बना सकते हैं हम कर कंटूर, लेट्स सपोज दिस इज ए ओवरहैंगिंग क्लिफ, ठीक है, ये क्या है, एक ओवरहैंगिंग क्लिफ। नाउ बॉटम मोस्ट पॉइंट्स के RL है 100 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर एंड नाउ 140 मीटर, 140 मीटर। तो देखो आप अगर इसका जब कंटूर सेट बनाएंगे तो 100 मीटर की लाइन, 120 मीटर की लाइन, ये तो अभी तक बची हुई हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर आप 140 के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये कंटूर लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में या एक केव के केस में ये कंटूर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। कंटूर लाइंस की जो स्पेसिंग है, वर्टिकल स्पेसिंग को हम बोलते हैं कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल डिफरेंस कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको हम, कंटूर इंटरवल। फॉर एग्जांपल कि बॉटम मोस्ट और मिड वन कंटूर के बीच में जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो 20 मीटर की है। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दिस इज द कंटूर इंटरवल CI, ठीक है। और उसी के केस में जो इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रही है दैट इज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट या फिर उसको स्पेसिंग भी बोल सकते हैं कि कंटूर लाइंस के बीच की स्पेसिंग जितनी कम होगी इसका मतलब स्लोप उतना ही ज़्यादा स्टीप है, और कंटूर लाइंस के बीच की स्पेसिंग जितनी ज़्यादा है इसका मतलब है जो टेरेन है या जो ग्राउंड है उसका स्लोप उतना ही कम है, माइल्ड है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था उसमें ये कह रहा है कंटूर लाइंस आर वाइडली स्पेस्ड, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो टेरेन है उसका स्लोप माइल्ड है या फ्लैट है। बट यहाँ क्या रखा है, स्टीप, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कंटूर से पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था, लेकिन आपको इसमें और बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसके लिए कंटिन्यूअस आप स्टडी करते रहिए और इस तरह की वीडियो सेशन से जुड़े रहिए। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a reason for negative error in chaining? देखिए नेगेटिव एरर कब होगी, उसका कारण क्या है। तो एरर अगर नेगेटिव है तो उस केस में करेक्शन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। करेक्शन क्या होता है, करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ एरर, ठीक है। तो एरर अगर नेगेटिव है तो करेक्शन इसका नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपको देखना है क्वेश्चन कहां से है, टेप करेक्शन या चेन करेक्शन से, और आपको पॉजिटिव करेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पॉजिटिव करेक्शन किस केस में होगा, देखिए सैग करेक्शन, हम अभी सैग इन कंडीशन नहीं देख रहे, करेक्शन चेक कर रहे हैं। तो सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इस वजह से एरर पॉजिटिव हो जाएगी। चेन नॉट बीइंग स्ट्रेट, चेन जब स्ट्रेट नहीं है तो उस केस में भी जो करेक्शन आएगा वो कैसा हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट ये चेन नॉट बीइंग स्ट्रेट का मतलब है मिस अलाइनमेंट कर दिया, और मिस अलाइनमेंट की वजह से जो करेक्शन आएगा वो आएगा नेगेटिव, और इस वजह से एरर आ जाएगी पॉजिटिव। राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से जो करेक्शन होता है सी टेम्परेचर, तो कितना हो जाएगा Tm माइनस टी नॉट एल नॉट इंटू अल्फा, ठीक है। दिस इज द करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, और Tm है मीन टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एंड T नॉट है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ कैलिब्रेशन। तो राइज इन टेम्परेचर, अगर मीन टाइम या फिर हम बोल सकते हैं मेजरमेंट के टाइम पे मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो करेक्शन आएगा ये पॉजिटिव आएगा, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो जो एरर है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इस केस में करेक्शन पॉजिटिव और एरर हो जाएगी नेगेटिव। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एरर किस केस में नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर फर्दर ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, बट ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग, रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से या रॉन्ग रेंजिंग की वजह से अगर वो अपने अलाइनमेंट को चेंज कर देती है तब भी करेक्शन नेगेटिव होगा, तो उस केस में एरर पॉजिटिव होगी। सो दैट इन दिस क्वेश्चन द मोस्ट करेक्ट आंसर इज द राइज इन टेम्परेचर की वजह से एरर जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अभी तक आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 40 डिग्री 15 मिनट, देन व्हाट विल बी द फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी ए। देखिए किसी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होती है, बात को समझें। Let's suppose this is line AB. In the direction of survey work, अगर आप किसी लाइन की बियरिंग मेजर कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप किसी लाइन की बियरिंग मेजर कर रहे हैं तो उसको हम फोर बियरिंग बोलते हैं। तो AB की फोर बियरिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको दे रखी है 40 डिग्री 15 मिनट। नाउ आपसे पूछा है फोर बियरिंग ऑफ BA, मतलब इस बार जो सर्वे वर्क की डायरेक्शन है वो B टू A है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, B। और यहां पर अगर हम यहां से बियरिंग ऑफ लाइन BA मेजर करते हैं तो वो कहलाएगी इसकी फोर बियरिंग। दिस इज थीटा BA, दिस इज फोर बियरिंग ऑफ लाइन BA। तो एक तरह से ये ऐसा नहीं लग रहा कि आप बैक बियरिंग ऑफ AB कैलकुलेट कर रहे हो, बिल्कुल। क्या बैक बियरिंग ऑफ लाइन क्या होती है कि उसके लास्ट स्टेशन से अगर लाइन की बियरिंग मेजर की जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैक बियरिंग ऑफ दिस लाइन। तो चाहो तो आप इसको फोर बियरिंग ऑफ लाइन BA बोल सकते हो या बैक बियरिंग लाइन ऑफ AB बोल सकते हो। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर आप इसको सिंपल ज्योमेट्री से भी कैलकुलेट करते हो तो ये डिफरेंस जो है ये आपका कितना हो जाएगा, इसी एंगल के बराबर हो जाएगा 40 डिग्री 15 मिनट, और 180 और ऐड कर दें तो आपको BA मिल जाएगा। तो 40 डिग्री 15 मिनट 180, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा, सॉरी 220 डिग्री 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपने नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का कंसेप्ट भी लगाओगे तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का जो करेक्ट डिफरेंस होता है, अगर स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है तो उस केस में उनका डिफरेंस आएगा 180 डिग्री। तो बस आपको 180 डिग्री से यहाँ प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर वैल्यू है 180 से छोटी, तो आपको 180 ऐड करना पड़ेगा, और जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 220 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इफ E इज द क्लोजिंग एरर इन द बियरिंग for a five-sided traverse, then what will be the correction in the bearing of fifth line? देखिए कोई फाइव साइडेड क्या है, एक ट्रेवर्स है, और यहां पर ये दोनों पॉइंट जो हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यहां क्लोज नहीं हुए, इसका मतलब यहां क्लोजिंग एरर रह गई, और ये क्लोजिंग एरर जो है ये E है। ठीक है, इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है, अंडर रूट ऑफ समेसन L स्क्वायर प्लस समेसन D स्क्वायर। समेसन L और समेसन D क्या होंगे,
समेशन एल का मतलब है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स एंड समेशन डी का मतलब हो जाएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल डिपार्चर्स। अब ये कह रहा है कि फिफ्थ लाइन में करेक्शन कितना होगा, तो करेक्शन एज क्या होता है, जो क्लोज लास्ट लाइन, क्योंकि हमको करेक्शन किस में लगाना है, केवल लास्ट लाइन में लगाना है, तो जितनी एरर लास्ट में आ रही है, क्लोजिंग एरर जितनी आ रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, लास्ट लाइन फिफ्थ लाइन में करेक्शन के बराबर हो जाएगी। सो दैट करेक्ट आंसर इज द डी। देखिए क्लोजिंग एरर कोई पूछा है बट किसी दूसरे फॉर्मेशन में पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए लाइन ए बी हैज होल सर्कल बियरिंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, मतलब किस क्वाड्रेंट में है, होल सर्कल बियरिंग है और नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट और 90 से 180 के बीच में, इसका मतलब वो इस साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में कहीं है, ठीक है। अब इसके लिए पूछा है कि कैलकुलेट द रिड्यूस बियरिंग, इसके लिए रिड्यूस बियरिंग क्या होगी, तो दिस इज द होल सर्कल बियरिंग WCB और दिस इज QB, ठीक है। QB के लिए एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस WCB, ठीक है, दिस एंगल। तो इसको हम, अगर कोई भी लाइन अगर साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी जो रिड्यूस बियरिंग होगी दैट इज S 180 माइनस WCB होल सर्कल बियरिंग ईस्ट, ठीक है। ये इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी, सॉरी, या रिड्यूस बियरिंग होगी। तो यहाँ पर रिड्यूस बियरिंग इज इक्वल टू 180 माइनस WCB, 180 माइनस WCB। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करवाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट इन यूज फॉर अर्थवर्क एस्टिमेशन, अर्थवर्क एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता, तो एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं, जैसे आप मिड ऑर्डिनेट मेथड है, ट्रेपेजोइडल मेथड है, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड है, सिम्पसन 1/3 है, ये सब कुछ जो है अर्थवर्क के कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। सो ट्रेपेजोइडल मेथड इज ए मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क। प्रिज्माइडल, प्रिज्माइडल का मतलब भी वही है। मिड सेक्शन मेथड एंड क्रॉस सेक्शन मेथड, देखिए यहाँ पर ट्रेपेजोइडल, प्रिज्माइडल एंड मिड सेक्शन मेथड जो है ये आपके अर्थवर्क कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन क्रॉस सेक्शन मेथड जो है ये एक तरह से लेवलिंग का मेथड भी है, क्रॉस सेक्शनल लेवल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनिंग मेथड, देखिए, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन द थियोडोलाइट इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट ट्यूनियन एक्सिस। देखिए थियोडोलाइट को अगर आप वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्यूनियन एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजिटिंग। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे होते वर्टिकल एक्सिस के अबाउट तो इसको हम बोलते हैं स्विंगिंग, ठीक है। सो स्विंगिंग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करना अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, जबकि ये पूछ रहा है कि वर्टिकल प्लेन में आपने रोटेट किया है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्यूनियन एक्सिस, ठीक है। सेंटरिंग, सेंटरिंग का मतलब है कि जो थियोडोलाइट का सेंटर पॉइंट है वो ग्राउंड स्टेशन से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, उसके ट्रूली वर्टिकल होना चाहिए उसके ऊपर, तो सेंटरिंग नहीं है। ट्रांजिटिंग, ट्रांजिटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिंग का मतलब है थियोडोलाइट की टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करना ट्रांजिटिंग कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब थियोडोलाइट के जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक डेफिनेशंस है, उनको आपको पढ़ के जाना है। फंडामेंटल लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको पढ़ के जाना है। थियोडोलाइट के इंपॉर्टेंट टेम्परेरी और परमानेंट एडजस्टमेंट्स जो हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और लास्ट में जो थियोडोलाइट के मेथड्स हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है। तो 4-5 टॉपिक्स में थियोडोलाइट कवर हो जाता है अच्छे से और आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। तो इसीलिए थियोडोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है और हर बार थियोडोलाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज 44 डिग्री 30 मिनट। व्हाट इज द ट्रू बियरिंग if the magnetic declination is 6 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। देखिए आपसे कह रखा है कि यहाँ मैग्नेटिक बियरिंग जो है, मैग्नेटिक बियरिंग
इज इक्वल टू 44 डिग्री 30 मिनट, और आपको यहाँ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है 6 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ईस्ट का मतलब है पॉजिटिव डिक्लिनेशन है। दो तरह के डिक्लिनेशन होते हैं, ईस्टर्न डिक्लिनेशन का मतलब पॉजिटिव और वेस्टर्न डिक्लिनेशन का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ सिंपल सा एक हमको कैलकुलेशन इक्वेशन यूज करनी है, या फिर मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, अगर कोई डाउट रहे तो। देखो यहाँ पर दिस इज द रेफरेंस एक्सिस एंड ये है ट्रू। अब मैग्नेटिक नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक साउथ इस डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन। जब मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है, ईस्ट साइड में जा रहा है, किसके? ट्रू नॉर्थ के, तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन। और जब इसका उल्टा हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न डिक्लिनेशन। कि अगर मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड डिफ्लेक्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन क्या होगा? अब ये डिक्लिनेशन आपको दे रखा है, दोनों के बीच में मैग्नेटिक नॉर्थ और या फिर किसी लाइन की लेट्स सपोज दिस इज द लाइन, ये लाइन है OA। तो इस लाइन के ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो जो ग्रीन कलर का आपको एंगल नजर आ रहा है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू, ये ओवरऑल एंगल इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ईस्टर्न डिक्लिनेशन है तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को पॉजिटिव पुट करेंगे, और अगर वेस्टर्न डिक्लिनेशन है तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन दे रखा है आपको कितना? 6 डिग्री 30 मिनट, और मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है आपको 44 डिग्री 30 मिनट। ईस्टर्न है इसलिए पॉजिटिव 6 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 51 डिग्री। सो करेक्ट आंसर ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन इज 51 डिग्री। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेजुएशंस मार्क्ड इन ए सर्वेयर कंपास वेरी फ्रॉम डैश टू डैश। देखिए जो ग्रेजुएशंस हैं सर्वेयर कंपास में वो कहां से कहां तक वेरी करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्कल बियरिंग यूज किया जाता है, तो होल सर्कल बियरिंग में जो ग्रेजुएशंस हैं वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक वेरी करते हैं। 0 डिग्री प्रिज्मेटिक कंपास में साउथ एंड पर होता है और क्लॉकवाइज रोटेशन चलते हुए ये सर्कल कंप्लीट होता है। जबकि अगर हम सर्वेयर कंपास की बात करें तो सर्वेयर कंपास में क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम यूज होता है, और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में जो वैल्यूज हैं वो 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक वेरी करती हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज द सर्वेयर कंपास। अब इसमें मैग्नेटिक नीडल होंगी, ग्रेजुएशंस होंगे, तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। सर्वेयर कंपास में शार्प एज टाइप नीडल यूज की जाती है जो कि इंडेक्स की तरह काम करती है, और वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखती है। तो लेट्स सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो 0 डिग्री जो होगा वो हमेशा कहाँ पर होगा? 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ में 0 डिग्री, और ईस्ट और वेस्ट में 90 डिग्री। ये है कॉन्फ़िगरेशन किसका? यहाँ पर आपके सर्वेयर कंपास का। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं अगर इस केस में प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पूछता है तो ये वैल्यू जो है वो 0 से 360 डिग्री तक वैरी करती। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर्वे में कंसेप्ट
न्यूमेरिकल, प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंट। बहुत वास्ट सिलेबस है लेकिन बहुत आसान सिलेबस है। आसानी से एक सर्वे को आप समझिए, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल कि आप कंपास पढ़ रहे हैं तो कंपास क्या होता है, सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज द कंपास, कितने तरह के कंपास होंगे, उनके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उनका क्या क्या लीस्ट काउंट है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर कंपास सर्वे को पढ़िए कि कंपास से सर्वे कैसे किया जा सकता है, क्या इससे मेजर किया जा सकता है। तो आपको पता है कंपास से हम बियरिंग मेजर कर सकते हैं, तो हम कंपास ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो कितने तरह के कंपास होते हैं ये तो आपने पढ़ लिया, कब यूज़ करना है, उनकी सूटेबिलिटी चेक कर ली, क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्या बेसिक डेफिनेशंस है, इन सब को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए सिलेबस जो है थोड़ा बड़ा लग सकता है लेकिन बहुत आसान है, अच्छे से एक बार पढ़ोगे सब कुछ दिमाग में रिटेन होगा। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत आसान लगने लग जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसान स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की, और बस प्रैक्टिस जो है वही आपको इसमें महारत हासिल देगी और लगातार प्रैक्टिस से आपको इसमें कमांड आ जाएगी, तो हर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सर्वे की फर्स्ट लाइन में ही, या फर्स्ट हम बोलते हैं कि जैसे हम सर्वे स्टार्ट करते हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग क्या बोलता है कि जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे की बात करते हैं तो दो तरह के हमारे पास प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, हमेशा आप पहले पूरे एरिया को सर्वे कीजिए, उसके कुछ कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स कीजिए, मेन कंट्रोल पॉइंट, और उनको बहुत एक्यूरेसी के साथ में फिक्स कीजिए। उसके बाद फिर आप माइनर डिटेल्स पे जाइए, ना कि पहले माइनर डिटेल्स को प्लॉट करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूरे एरिया की तरफ चले जाएं। ये जो प्रिंसिपल होगा इसका वाइस वर्सा हो जाएगा वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल में जो एरर्स डेवलप होती हैं वो फर्दर सर्वे वर्क में रिफ्लेक्ट होती हैं और एक्यूमुलेट होती चली जाती है, इकट्ठा होती चली जाती है। तो अगर हम वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल जाएंगे, पार्ट टू होल जो हमको रूलिंग प्रिंसिपल है उसका अगर हम उल्टा जाएं तो वहां पर एरर जो है फाइनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको ख़त्म करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगेगी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एरर डेवलप हो जाएगी सर्वे में। लेकिन अगर आप वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट जाते हो, मतलब आप सबसे पहले कुछ कंट्रोल पॉइंट्स को फिक्स कीजिए बहुत एक्यूरेसी के साथ में, फिर उसके बाद में माइनर डिटेल्स पे जाएंगे और धीरे धीरे इस तरह से पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। तो जब ऐसा करते हैं तो किसी भी सर्वे वर्क का जो भी एरर है वो दूसरे सर्वे वर्क में रिफ्लेक्ट नहीं होगा और एरर जो है कन्फाइंड हो जाएगी, एक्यूमुलेट नहीं होगी और मैग्नीफाइज हो जाएगी। ठीक है, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये कई सारे क्वेश्चंस देखे जिनमें आपको देखने को मिला कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रैवर्सिंग सर्वे। इनमें से कौन सा ट्रैवर्स सर्वे नहीं है? तो बेसिकली चेन एंड कंपास ट्रैवर्सिंग होता है, चेन ट्रैवर्सिंग होता है, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग होता है, लेकिन टैक्योमेट्रिक जो सर्वे होता है उसमें हम ट्रैवर्सिंग नहीं करते हैं। तो मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टैक्योमेट्रिक सर्वे। और कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इज द इंस्ट्रूमेंट एलिडेट यूज्ड। किस सर्वे में एलिडेट इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? देखिए नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, एलिडेट केवल और केवल हम प्लेन टेबल सर्वे में यूज़ करते हैं, क्वेश्चन गलत होने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। एरियल सर्वे में हम एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, टैक्योमीटर में हम टैक्योमीटर यूज़ करते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट विथ स्टेडिया डायफ्राम इज नॉन एज टैक्योमीटर। चेन सर्वे में हम चेन यूज़ करते हैं, बेसिक सिंपल में या फिर प्लेन टेबल सर्वे में हम क्या यूज़ करते हैं, एलिडेट यूज़ करते हैं। एलिडेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑब्जेक्ट्स को साइट करने के लिए और प्लेन टेबल पर जो ड्राइंग शीट है उस पर लाइन ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करेगा। दो तरह का एलिडेट होता है, एक सिंपल एलिडेट होता है और एक टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है। ठीक है, तो एलिडेट जो है आपके प्लेन टेबल सर्वे में यूज होगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।